आज पूछता है भारत में सिर्फ 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया और हम सब जानते हैं, वैसे मेरे प्रोग्राम में उन्होंने एक पुलिस अफसर का नाम लिया, क्या एक्शन होगी उस पुलिस अफसर पर? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिन्होंने यह साजिश रची आज वो भाग क्यों रहे हैं? और तीसरा सवाल यह है कि चिदंबरम जी, राहुल जी, आप क्या कहेंगे आज? आप क्यों कह रहे हैं आज ये मुद्दा नहीं है? मेरे लिए मुद्दा है, रिपब्लिक भारत के लिए मुद्दा है, अर्नब गोस्वामी के लिए मुद्दा है, देश के हर सनातनी के लिए मुद्दा है। जवाब दीजिए, हमें फेस कीजिए, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। हिम्मत है तो सामने आइए, मेरे स्टूडियो के दरवाजे खुले हैं। राहुल बाबा, आओ डिबेट करो मेरे साथ, है हिम्मत तो करिए आप। सनातन धर्म की। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए धमाके के सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मिलावटी सबूत पेश किए गए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बहुत फर्क था। एक कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया कि 17 साल के संघर्ष के बाद ये बात साबित हुआ कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने न सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को बाइज्जत बरी किया, बल्कि तत्कालीन यूपीए सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपी दोषमुक्त नहीं हुए, बल्कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों का मुंह काला हो गया। कांग्रेस के भगवा आतंकवाद की थ्योरी फ्लॉप हो गई। कांग्रेस के तुष्टीकरण की हवा निकल गई। मुस्लिम वोट बैंक के लिए फैलाया गया भ्रमजाल टूट गया और एंटी हिंदू टूल किट पूरी तरह एक्सपोज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। यही आरोप लगा के अपोजिशन ने, यही कांग्रेस ने लेके आज बर्बाद किया। उन सारे परिवारों को शुभकामनाएं, लेकिन आज वो सब रो रहे होंगे। भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस आज मुंह छिपाती दिखी। राहुल गांधी ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में आए फैसले पर चुप्पी साध ली। Look, please don't try and digress the issue. वहीं भगवा आतंकवाद की फेक थ्योरी गढ़ने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली कांग्रेस आज यू टर्न मारते दिखी। बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बेनकाब हो चुका है। भगवा आतंकवाद मिथक साबित हो चुका है। आज आरोपी दोषमुक्त हैं और कांग्रेस सवालों के घेरे में। सवाल ये कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों की? सेना को आतंकवाद के जाल में घसीटने की कोशिश क्यों हुई? आतंकवाद को भगवा से जोड़ने की कोशिश क्यों की गई? साध्वी प्रज्ञा और प्रसाद पुरोहित का गुनहगार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आरोपियों की जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार कौन है? पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत में आज मेरे साथ पहले आज कई हमारे इधर राजनीतिक सितारे हैं। मुमताज आलम रिजवी जी नमस्कार, हफीज गुलाम सरवार जी पीस पार्टी के प्रवक्ता नमस्कार, रत्नाकर त्रिपाठी जी नमस्कार, संजीव उनियाल जी नमस्कार, आचार्य विक्रमादित्य जी नमस्कार, प्रेम शुक्ला जी नमस्कार, स्वामी अनंतनाथ सरस्वती जी नमस्कार। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के सहयोगी रहे, इन पर भी बहुत यातनाएं दी गई हैं, इनके साथ भी आज बात होगी। मेजर रमेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वो आने वाले हैं। ब्रिगेडियर राजकुमार जी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे उस समय जब कर्नल श्रीकांत पुरोहित मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे। इनको सब पता है कि कर्नल श्रीकांत पुरोहित देश के लिए क्या करते थे और इसकी सच्चाई क्या है। तो आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा ब्रिगेडियर राजकुमार जी, ये जो झूठा केस था
क्या आपको उम्मीद थी कि ये केस आज खत्म हो जाएगी, ये बरी हो जाएंगे? और इस केस के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं जो इनको अभी तक पता नहीं हुआ होगा। ये केस कैसी हुई, ये साजिश कैसी रची गई, जरा बताइए हमें ब्रिगेडियर साहब। ये मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस था दिल्ली में, आर्मी हेडक्वार्टर्स में। उस टाइम ये केस सामने आया, हमें कहीं से पता चला कि कर्नल पुरोहित कई संगीन मसलों में इन्वॉल्व है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, और उनको उस केस को आप उसको हैंड ओवर कर दीजिए पुलिस को, और इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। तो हमने भी चेक किया सारा कुछ ऊपर से नीचे तक, तो आर्मी ने आदेश दे दिए कि वो इसको कर्नल पुरोहित को पुलिस को हैंड ओवर कर दो। मेरे ही विभाग का था वो, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, एक अच्छा अधिकारी था, नासिक में पोस्टेड था महाराष्ट्र में, और वहाँ इस कर्नल पुरोहित ने काफ़ी अच्छा काम भी किया। रादर वहाँ नासिक पुलिस वाले इसको कमिश्नर वगैरह बुलाते थे पुलिस वालों को लेक्चर देने के लिए इंटेलिजेंस सब्जेक्ट्स के लिए, बड़े नॉलेज वाले अधिकारी थे हमारे। लेकिन इसके ऊपर इन्होंने शुरू में ही मकोका एक बहुत संगीन एक्ट लगा दिया महाराष्ट्र का अदालत का, जो बहुत पुराने क्रिमिनल जो होते हैं, जो हार्डन्ड क्रिमिनल जिसको बोलते हैं, जो दोबारा संगीन जुल्म करते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। तो हमने ज़रूर इस चीज़ का तकलीफ़ भी हुई कि हमारे अधिकारी के ऊपर इतना हुआ। हमने लिखा भी कि ये बनता नहीं है इनका, ये कौन सा क्रिमिनल है, कोई छोटी मोटी अगर कहीं बात हो भी गई है तो हमें बताइए, वी वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट। और वो केस चलता रहा, सिविल के हाथ था, फिर कोर्ट में चलता रहा कई साल, वो जेल के अंदर चला गया। परिवार बड़ा परेशान हुआ उसका। पुरोहित को मैंने भी कई बार मुलाकात करी, उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। क्या इनको फंसाया गया? ब्रिगेडियर साहब सीधा सवाल, क्या इनको फंसाया गया? क्या इनको फंसाया गया? क्या उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फंसाया गया? हाँ, उनको ये बताया गया था कि भाई आपके अगेंस्ट आपने आरडीएक्स इस्तेमाल किया है, आर्मी से आपने आरडीएक्स पिलफरेज करके इनको टेररिस्ट को दिया है। तो ऐसा पाया नहीं गया। हमने यहाँ आरडीएक्स आमतौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेररिस्ट के हाथ से, वो है ज़्यादातर JNK में। तो क्या आपके अपने हाथ बंधे हुए थे ब्रिगेडियर साहब उस समय? चेक करिए क्या आपके हाथ बंधे हुए थे कि सरकार के खिलाफ आप कुछ कह ना पाए? आपने मुहिम क्यों नहीं की उनके लिए? नहीं, उसके लिए किया हमने तो बतौर जो ही पता चलता था कोई चीज़ गलत है, तुरंत हम चिट्ठी लिखते थे, चाहे मिनिस्ट्री को लिखते थे, चाहे महाराष्ट्र पुलिस को। मगर वो तो अलग बात है ना, मगर ये तो पूरी केस देखिए, ये चिट्ठी लिखने वाली बात अलग है, मगर आज जो बातें निकली है कि यहाँ पे जो पूरा केस ही फ्रॉड था, पूरा केस ही झूठा था। एनीवे, आप तो सेना में थे उस वक्त, तो आपके शायद आपके अपने लिमिटेशंस होंगे।